नमस्कार। ID24 23 का टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। 18 जिलों के 46 निकायों में काउंटिंग जारी है। इस उपचुनाव में दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि किसके दावों में कितना दम है। मंडला, बालाघाट, सिवनी, बैतूल, रायसेन, छिंदवाड़ा, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, झाबुआ, अलीराजपुर समेत कई जिलों में काउंटिंग जारी है। ये बड़ा सवाल है कि क्या निकाय के परिणाम का असर मिशन 2023 पर दिखेगा। तो मध्य प्रदेश के 18 जिलों में 46 नगरीय निकायों में मतगणना चल रही है। इनमें से कुछ के परिणाम तो आ चुके हैं, तो कहीं अभी भी रुझान है। अभी तक आए परिणामों में नगरीय निकायों में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का ही वर्चस्व देखने के लिए मिल रहा है। बात की जाए जोबट की, तो जोबट के 15 में से 9 वार्डों में बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं। कांग्रेस और निर्दलियों को 3-3 सीट। अलीराजपुर नगर परिषद जोबट के चुनाव परिणाम भी सामने आए हैं। यहां परिषद पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। नगर के 15 वार्डों में से 9 पे बीजेपी के उम्मीदवारों को जीत मिली है। 3 पर कांग्रेस और 3 पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। परिणाम आते ही यहां पर बीजेपी ने जश्न भी मनाना शुरू कर दिया है। कुल 148 वार्डों में मतगणना हो रही है। टोटल 148 ऐसे वार्ड हैं जहां पर भी मतगणना चल रही है। नगरीय निकाय में मतगणना लगातार जारी है। झाबुआ नगर पालिका पर कब्जा करने के लिए कांग्रेस और भाजपा के बीच तगड़ा मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है। अभी तक के रुझान के अनुसार कांग्रेस 9, भाजपा 7 और निर्दलीय में 2 वार्डों से आगे है। कांग्रेस की पूर्व परिषद का कार्यकाल संतोषजनक नहीं रहा था, लेकिन भाजपा को टिकट वितरण में हुई गलती का खामियाजा कहीं न कहीं यहां पर भुगतने को मिल रहा है। पुनासा की बात की जाए तो पुनासा में बीजेपी को बहुमत है। पर्ची में निर्दलीय राजेश मालाकार जीत चुके हैं। खंडवा जिले की नवगठित पुनासा नगर परिषद पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। यहां 15 वार्ड के लिए हुए चुनाव में 8 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस और 4 सीटों पर निर्दलीय पार्षद जीते हैं। वहीं एक वार्ड में 2 प्रत्याशियों को बराबर मत मिलने से इनके भाग्य का फैसला पर्ची डाल करके किया गया है। बात की जाए हरसूद की, तो हरसूद में बीजेपी के जीवन राठौर और निर्दलीय प्रत्याशी राजेश मालाकार को बराबर मत मिलने से पर्ची डाल करके निर्णय किया गया। इनमें से निर्दलीय राजेश मालाकार विजयी हुए हैं। अब यहाँ 8 भाजपा, 2 कांग्रेस और 5 निर्दलीय विजयी हुए हैं। परिणामों को लेकर के बीजेपी खेमे में उत्साह की स्थिति है। यहां पर मानधाता विधायक नारायण पटेल की साख भी दांव पर लगी हुई थी। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बताया था कि 18 जिलों की 17 नगर पालिका और 29 नगर परिषद में 27 सितंबर को मतदान कराया गया था। उन्होंने बताया था कि मतगणना केंद्र में मोबाइल ले जाने को इस बार पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। प्रदेश के 46 नगरीय निकायों में शुक्रवार को मतगणना चल रही है। सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बुरहानपुर से। नगरीय निकाय में मतगणना चल रही है। नेपा नगर पालिका परिषद में मतगणना शुरू हो गई है। 13 सीट में बीजेपी और 11 कांग्रेस के खाते में चली गई हैं। ये बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से, जहां नगरीय निकाय चुनाव में मतगणना जारी है। नगरीय निकाय चुनाव में मतगणना की अगर बात की जाए तो बुरहानपुर में नेपा नगर पालिका परिषद में मतगणना शुरू हो चुकी है। सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू हो गई थी और जिस तरह के रुझान सामने आए हैं उसमें 13 सीट में बीजेपी और 11 कांग्रेस के खाते में गई है। ये बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से। नगरीय निकाय चुनाव में मतगणना जारी है और जिस तरीके के रुझान सामने आने शुरू हुए हैं, नेपा नगर पालिका परिषद में मतगणना शुरू हो गई है। ये देखने में आ रहा है कि 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 11 कांग्रेस के खाते में गई हैं। तो नगरीय निकाय चुनाव में मतगणना जारी है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। ये देखने वाली बात होगी कि किसके दांव में कितना दम है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका ID24 में। तो चर्चा को शुरुआत करते हैं। ये देखते हैं कि इस बार क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। देवदत्त जी, मेरा आपसे सीधा सा सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से रुझान आने शुरू हुए हैं, कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि बीजेपी बढ़त बना रही है, बीजेपी आगे चल रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जिस तरह के परिणाम आ रहे हैं तो
सत्ताधारी दल के साथ स्थानीय मतदाताओं ने जाना जरूरी समझा है, क्योंकि अभी प्रदेश में केंद्र में सरकार है, जो पैसा आ रहा वो उसका लाभ अपने अपने क्षेत्र में दिलाना चाहते हैं। पंचायती राज के अलग परिणाम थे, ग्रामीण क्षेत्रों के। इस बार थोड़ा सा महापौर के चुनाव में भी कांग्रेस ने कुछ प्रदर्शन किया था। देखिए, पूरा यदि आप मूल्यांकन करेंगे तो ये स्थानीय मुद्दों के चुनाव होते हैं, चूंकि स्थानीय प्रत्याशी, स्थानीय समस्याएं क्या हैं और स्थानीय नेतृत्व क्या है जी। तो उसके आधार पर ज्यादा हुए बजाय दलों के। जहां जहां बेहतर प्रत्याशी जिसके रहे उसने जीत अर्जित की, या जहां पर स्थानीय विधायक या मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। आप देखें कि आज जो परिणाम आए हैं गढ़ाकोटा नगर पालिका का, जहाँ के विधायक और मंत्री के गोपाल भार्गव हैं, जो वरिष्ठ मंत्री हैं, उनका गृह नगर है। सभी 23 वार्डों में भाजपा ने जीत अर्जित की है। आप देखिए कि कांग्रेस जितना हल्ला मचा रही थी सोशल मीडिया पर, और कोई परिणाम नहीं आए। यदि वहाँ निर्विरोध हो जाते तो ये कहते कि ये दबाव प्रभाव में मंत्री शुरू में कह रहे कि हाँ फॉर्म नहीं भरने दे रहे, जबकि कुछ वार्ड में उनको प्रत्याशी नहीं मिले तो दूसरे वार्ड से लाकर उन्होंने प्रत्याशी दिए और खड़े किए। भार्गव ने कहा ये तो छमाही परीक्षा की तरह है, हमें 23 में वार्षिक परीक्षा में जाना है, आप आइए मैदान में चुनाव लड़िए, चुनाव से कौन मना करता है। और आज 23 ही वार्डों में जीते। मुझे लगता है कि अब लोकतंत्र बहुत मजबूत हो गया है। अब केवल बौद्धिक जुगाली से काम नहीं चलेगा कि आप कहो कि हम ऐसा तर्क देंगे, जाति का तर्क देंगे, धर्म का तर्क देंगे, किसी को खलनायक बताएंगे, उसके आधार पर जनता वोट दे देगी। जनता सतत मूल्यांकन करती है। आप जो हर दिन क्या करते हैं उसका मूल्यांकन करती है और चुनाव में उसका फैसला देती है। जैसे इस सदी का, या हम आपने सबने न कभी सुना था और न जाना था कि कोरोना जैसी महामारी कभी आएगी, और जितना बड़ा संकट था किसी ने नहीं देखा था। उस संकट में जिन लोगों ने साथ दिया है स्थानीय स्तर पर, मुझे लगता है वो सबसे बड़ा संकट था, उसको लोग कभी भूल नहीं सकते। बिल्कुल। और कोरोना महामारी के दौरान गोपाल भार्गव और उनके बेटे ने जिस तरह से पूरी रात भर जागकर दिन भर जो मजदूर निकले उनको खाना पीना उपलब्ध कराया, और अपने जो गृह नगर के लोग थे जो बाहर फंसे थे उनको कैसे भी बुलवाया, और इलाज के लिए कोविड केयर सेंटर, एक अलग से अस्पताल बनवा दिया। तो कैसे लोग भूलेंगे। ये इन लोगों को समझना चाहिए जो केवल बौद्धिक जुगाली और आरोप लगाते हैं। अब तो आपको कर्म करना पड़ेगा, अब ना धर्म और जाति नहीं चलेगी, अब कर्म के आधार पर, क्योंकि जो नई पीढ़ी है वो देखती है कि काम क्या कर रहा है, विकास क्या हो रहा है, कौन हमारे सुख दुख में साथ दे रहा है। ये परिणाम इस बात के भी संकेत हैं। औरई में विकास हुआ लगातार, तो निर्विरोध भी हो गए और आज 11 के 11 जीत गए। आप समझिए वहाँ 32 के 32 पार्षद भाजपा के हो गए। वहाँ कांग्रेस का जो झंडा थामे थे वो थे अरुणोदय चौबे, जब वही इस्तीफा दे दिए कांग्रेस से, तो मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि स्थानीय नेतृत्व कैसा है। जब तक चौबे जी वहाँ लड़ रहे थे तब तक वहाँ कांग्रेस थी, जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया वहाँ कांग्रेस खत्म हो गई। तो अब स्थानीय स्तर पर आप क्या काम करते हैं इसका मूल्यांकन होगा, और आप लोगों के सुख दुख में कितना साथ देते इसका मूल्यांकन होगा। अब केवल नारों से, वादों से, भाषणों से और सोशल मीडिया पे कुछ भी कहने से इससे वोट मिलने वाले नहीं है। ये चुनाव छोटे जरूर हैं लेकिन ने बहुत बड़ा संदेश दिया है। और इनकी जब ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, बड़ी अच्छी बात कही देवदत्त जी। चुनाव छोटे जरूर हैं लेकिन इनका जो प्रभाव है वो काफी बड़ा है। हमारे साथ चर्चा में एक और मेहमान जुड़ गए, हमारे साथ गोविंद मालू जी जुड़ गए हैं जो कि नेता हैं मध्य प्रदेश भाजपा के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका ID24 में। गोविंद जी, मेरा आपसे सीधा सा सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से जो रुझान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काफी उत्साहजनक है, काफी उत्साहवर्धक है, क्या कहेंगे इन रुझानों पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करने में भरोसा करती है, बात करने में, लफाजी करने में भरोसा नहीं करती जी। और आलोचना करने वाले करते रहें, लेकिन जनता को जिस बात का एहसास हो रहा है, जिस विकास को स्पर्श उसने किया है, जिसकी सुगंध और सौरभ उतर गई है, उसका जो एहसास के बाद में जो उसकी स्वीकार उठती है वो इस वोट के रूप में मिलती है। और इसलिए स्थानीय निकाय के जो चुनाव है वो स्थानीय समस्याओं को लेकर ज्यादा केंद्रित होते हैं। तो इसका आशय ये है कि हमने विधानसभा लोकसभा भी जीती और अब स्थानीय निकाय, मतलब हम राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं को भी उसी ढंग से लेते हैं और
प्रदेश स्तर के भी विकास को उस तरीके से लेते हैं और स्थानीय और केवल मजरे टोले तक की जन समस्याओं को निपटाने में हम अग्रणी भूमिका निभाते हैं। हमारा शासन पारदर्शी ढंग से काम करता है और उसका लाभ क्रियान्वयन का जो हिस्सा है वो उनके हिस्से का लाभ उन तक पहुंचता है। इसलिए वो अपने हिस्से का प्रेम भी हमें देकर और हमें कृपा बरसाते हैं हम पर, और इसी का परिणाम होता है कि हमें शासन करने का फिर एक बार मौका मिलता रहा है और मिलता रहेगा। बिल्कुल, चलिए ठीक है गोविंद जी, मैं एक सवाल देवदत्त जी से भी कर लेता हूं। देवदत्त जी, मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि इन चुनावों के जो परिणाम है वो आने वाले विधानसभा चुनाव पर कितना असर डालेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, राजनीति में माहौल का एक असर होता है, तो ये एक माहौल तो बनता ही है, क्योंकि अब उल्टी गिनती शुरू हो गई 2023 के विधानसभा चुनाव की। जैसे कांग्रेस माहौल बना रही है कि भाजपा के पास सभी 16 नगर निगम थे, उसमें से वो 7 हार गई है, 5 कांग्रेस ने जीते, 1 आप पार्टी ने, 1 निर्दलीय ने। तो वो इस माहौल को अपने कार्यकर्ताओं के बीच, अपने समर्थकों के बीच बता रही है कि हम 2023 में फिर से सरकार में आएंगे। और भाजपा अब इन पूरे परिणामों की जब व्याख्या करेगी कि नगर पालिका, नगर परिषद में हमारा 80 से 85% तक कब्जा हो गया, जीत हो गई है, जिला पंचायत अधिकतर जीते, तो एक माहौल बनाने के काम आते हैं। लेकिन अंततः काम वही आता है कि आपने अपने स्तर पर क्या विकास कार्य किए, क्या सामाजिक सरोकारों से संबंध रहा आपका, क्या लोगों के सुख दुख में साथ दिए। माहौल का असर ये होता है कि आसपास के लोग ये अनुमान लगाने लगते हैं कि कौन जीत रहा, कौन हार रहा। जैसे अभी यहाँ पर बाहर के कांग्रेसी उत्साहित थे कि इस बार 40 साल से गोपाल भार्गव पर बड़ा फुटारू कब्जा है, इस बार हिल गया है, क्योंकि स्थानीय कांग्रेस इतना हल्ला कर रहे थे सोशल मीडिया पर। तो कई बंडा विधायक तरवर सिंह बार बार जा रहे थे, ऐसे घूम रहे थे जैसे विजेता की मुद्रा में हो वो। तो इन सबको पता चल गया कि ऐसा नहीं होता कि आप कितने माहौल बना लो, यदि जमीन में आपका कुछ नहीं है तो अंततः कुछ नहीं होगा। काम ही, जो गीता में कहा है, किया हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा और किए बिना कुछ मिलेगा नहीं। आपको कर्म ही करना पड़ेगा, तभी आपका भाग्य साथ देगा, जनता साथ देगी और प्रकृति साथ देगी। तो जो निरंतर कर्म में विश्वास करते हैं उनके लिए अब अच्छा संदेश है कि आप काम करिए, चुनाव जीतिए, सरकार में आइए और लोगों की सेवा करिए। और जो लोग केवल लफाजी करके, आरोप लगाकर खुद का कुछ बताएंगे नहीं कि हमने क्या किया, और जो कर रहा है उस पर मीन में एक निकालते रहेंगे, तो अब जनता बहुत समझदार हो गई। ये जमाना गया पहले का कि लोग मतलब एक कई कोई जानते नहीं, हम यही चिन्ह जानते हैं, हमने इसी पे वोट दिया, या पता नहीं जहाँ सब दे रहे हैं हम वहां दे आए, ऐसी गांव में बातें होती हैं, वो दे आए तो हम नहीं दे आए। लेकिन अब क्या बहुत जागरूक है, नई पीढ़ी बहुत जागरूक हो गई, सब बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, चाहे दलित वर्ग से हो, आदिवासी वर्ग, गरीब वर्ग भी अपना पेट पाल कर, मैंने देखा जो भाइयां घरों में काम करती है वो दिन रात काम करके अपने बच्चों को पढ़ा रही है। तो जागरूकता आ गई है, और जागरूकता ये उन नेताओं के लिए बहुत फायदेमंद है जो लोग लगातार अपने क्षेत्र में विकास करा रहे हैं, काम करा रहे हैं और लोगों के सुख दुख में साथ दे रहे हैं। अब ये सब नहीं चलेगा, अब बहुत परिपक्वता आ गई है और मुझे लगता है ये होना भी चाहिए। अब जाति और धर्म की जो भी बात करता है, जो भी नेता है, राजनीतिक दल, समझ जाओ कि वो कमजोर है, उसको जनता का समर्थन नहीं मिलता है, क्योंकि ये जाति धर्म के, मानव धर्म की बात होना चाहिए, कर्म की बात होना चाहिए। और राजनीति में अब ये आ जाना चाहिए, नहीं तो नेताओं के प्रति जो बची खुची आस्था वो भी चली जाएगी। बिल्कुल। तो केवल आप काम करिए, इतना संसाधन उपलब्ध है, इतना विज्ञान आगे हो गया है, इतने आधुनिक साधन आ गए, इतना पैसा आ रहा है। पहले तो पंचायतों में, नगर पालिका में कोई पैसा ही नहीं हुआ करता था जी। आज इतने पैसे हैं कि करोड़ों के काम एक पंचायत में हो रहे हैं। तो इतना सुनहरा अवसर है कि आपको जो स्वर्णिम प्रदेश या स्वर्णिम देश बनाने की बात जो करते हैं, विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, उसको साकार कर सकते हैं, क्योंकि सब परिस्थिति अनुकूल है। केवल मानव धर्म की और कर्म की बात करिए, जाति और धर्म पे आप लोगों को बांटने का और वोट लेने का, वोट लेने का वो सिलसिला बांधा हो जाना चाहिए। ठीक, चलिए मैं गोविंद जी से एक सवाल कर लेता हूं। गोविंद जी, यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, और एक इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इन चुनावों में
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हों या कांग्रेस के कई नेता, उन्होंने अपना पूरा दमखम झोंक दिया था, खास करके अगर छिंदवाड़ा की बात की जाए। लेकिन छिंदवाड़ा के जिस तरीके के परिणाम सामने आ रहे हैं, छिंदवाड़ा में जो मोहगांव नगर परिषद है वो भाजपा ने कांग्रेस से छीन ली है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस ने बहुत माहौल बनाने की कोशिश तो की, लेकिन वो उसमें उतना सफल नहीं हो पाई। अब जिस तरीके से परिणाम आ रहे हैं, ये कितना असर डालेंगे आने वाले समय में बीजेपी के कार्यकर्ता पर? क्योंकि ये तो तय है कि कार्यकर्ता का जो मोराल है वो बूस्टअप होना ही होना है, उत्साह बढ़ना ही बढ़ना है। क्या कहेंगे इस पर गोविंद जी? इससे ही कार्यकर्ता का तो नैतिक स्तर, मानसिक और जो उसमें उत्साह है वो द्विगुणित होता ही है। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, छिंदवाड़ा की जहां तक बात है, कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति, कोई नेता, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता। जब तक उसकी स्वीकार्यता समाप्त हो जाती है तो बड़ा भी छोटा हो जाता है। तो कांग्रेस की स्वीकार्यता समाप्त हो गई तो नेताओं की स्वीकार्यता कहाँ रहेगी? तो कुल मिलाकर कांग्रेस के प्रति एक वितृष्णा का भाव जनता में पूरी तरह पैर गया है जी। और वर्तमान के घटनाक्रम को लेकर भी कांग्रेस के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। और इस बात का एहसास जनता को है कि अब ये पार्टी राज करने लायक भी नहीं है, हमारा प्रतिनिधित्व करने लायक भी नहीं है। इसलिए वो मुख्य धारा के साथ, विकास की मुख्य धारा के साथ, शासन की, प्रशासन की मुख्य धारा के साथ जाना चाहते हैं, ताकि विकास की गति को और पंख लगे और जो अधूरे काम पड़े हैं वो पूरे हों। क्योंकि कांग्रेस के रेजिम में भी लोगों ने देखा है, घोषणाएं बहुत होती हैं, शिलान्यास हो जाता है, लेकिन क्रियान्विति के रूप में शून्य और विफल होता है। और वो जाकर कहीं न कहीं इस रूप में आता है कि वो परियोजनाएं लेट, बड़ी परियोजनाएं हो चाहे छोटा सा काम हो, वो लेट होते होते इतना हो जाता है कि उसकी उपादेयता ही समाप्त हो जाती है। तो गति पकड़े काम। देखिए, काम तो प्रशासन हमेशा, कोई भी सरकार हो वो अपनी गति से करता है, लेकिन प्रशासन किसका है, उसकी मंशा क्या है, उस पर प्रशासन का गति निर्भर करती है। और जब मुख्यमंत्री जी ने लगातार अलग अलग जगह जाकर नौकरशाहों को भी हिदायत दी है कि आप ठीक करें, काम करें, नहीं तो बदल दिए जाएंगे, सस्पेंड कर दिए जाएंगे, तो एक भय डर का वातावरण भी है कि हाँ, ये कोई शासन है और उनको हमको काम करके देना पड़ेगा, हमको रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना पड़ेगा। तो इससे गति मिलती है, गति जब मिलती है तब लोगों को में उसका लाभ मिलता है और उसकी स्वीकार्यता बढ़ती है, शासन की, प्रशासन की, वहाँ के रसूखदारों की। तो ये मालूम है कि कांग्रेस की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार आने वाली नहीं है, तो हमें क्यों ना हम अपने उस भावनाओं को अलग रखकर, जो उनसे कभी व्यक्तिगत रूप से जुड़ी थी, अब हम एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, प्रादेशिक परिप्रेक्ष्य में, विकास के परिप्रेक्ष्य में, जन कल्याण के परिप्रेक्ष्य में और सुशासन के परिप्रेक्ष्य में हम उस व्यक्ति को चुने या उस दल को प्रति हमारी भावना व्यक्त करें जो काम कर रहा है। बिल्कुल। गोविंद जी, मेरा आपसे सवाल यहाँ पर यह भी रहेगा कि जिस तरीके से हमने ये देख रहे हैं कि खंडवा की जो पुनासा नगर परिषद है, नगर परिषद हरसूद जो है, वहाँ पर 11 सीट पर कांग्रेस, 2 पर बीजेपी और 2 पर निर्दलीय जीते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक चुनावी सभा भी हुई थी जिसमें वन मंत्री विजय शाह का, चूंकि गढ़ माना जाता है हरसूद को, और उन्होंने ये कहा था कि पप्पू में कुछ कमी है इसलिए शादी, इस तरह का उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल सा स्टेटमेंट दिया था। तो आपको क्या लगता है कि क्या कमी रह गई जिसके चलते बीजेपी वहाँ पर पिछड़ती हुई दिख रही है? देखिए, कभी कभी कुछ स्थानीय कारण होते हैं। ठीक है, विजय शाह तो बोलने में अलग अलग ढंग की बातें करते हैं, प्रचार में भी रहते हैं, बड़बोलापन भी करते हैं, तो ठीक है, लेकिन उनकी आदिवासियों में स्वीकार्यता अच्छी है, उस क्षेत्र में स्वीकार्यता अच्छी है। देखिए, हरसूद वर्षों हो गए उनको, सबसे पहला चुनाव जीते, सबसे पहला परिणाम आया जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी 90 में, तब। लेकिन उसके बाद लगातार वो अपने क्षेत्र को फोकस करते हैं। और मैं समझता हूँ कि कुछ स्थानीय समीकरण में एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि उम्मीदवार का चयन है। ये मैं बहुत बेबाकी ढंग से बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके काम के अलावा यदि आपने उम्मीदवारों के चयन में सतर्कता और सावधानी नहीं बरती और ऐसे चेहरे दिए जिनको लोग स्थानीय कार्यकर्ता पसंद नहीं करते हैं, केवल आपने अपनी हठधर्मिता दिखाने के लिए कि हमारा जेब का आदमी है इसको दो, उसमें ये चुनाव का पराजय का सामना करना पड़ता है। देखिए, शासन अपना काम करता है, लेकिन उससे बड़ा कारण कुछ हो जाता है स्थानीय, मैंने कहा ना, स्थानीय स्थितियां कभी ऊपर हावी हो जाती है, काम आम सबसे, वो व्यक्तिगत आदमी का व्यक्तिगत व्यवहार, उसकी वहां पर जो उसका जो
काम करने का तरीका है और उसका जो स्वीकार्यता है और उसका जो लोगों के साथ तालमेल है, वो जब इम्बैलेंस होता है, असंतुलित होता है, गड़बड़ाया हुआ होता है, तो व्यक्ति उसको हराने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए अब इस लोकतंत्र में मैं बहुत इस रेखांकित करने वाली बात कह रहा हूँ कि उम्मीदवार, आपका काम बहुत अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन अगर उम्मीदवार अच्छे नहीं होंगे तो आपको जीत नहीं मिल सकती। उम्मीदवार का भी एक फैक्टर है। आप हर बात के नंबर होते हैं, उसके बोलने के, उसके चेहरे के, उसकी काम करने की शैली के। तो जब ऐसे लोगों को स्क्रीनिंग करके लाया जाएगा उम्मीदवार के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में, तो सोने में सुहागा होगा। फिर तो बम्पर मेजोरिटी से सब दूर जीतेंगे, सरकार बनेगी और बल्ले बल्ले होगी। तो देखिए, ये तो कम से कम इस लोग का संवरण करना पड़ेगा। भाई ठीक है, हमारे आदमी को टिकट नहीं मिला, लेकिन सरकार हमारी बननी चाहिए। ये भाव सभी को ऊपर से लेकर नीचे तक रखना पड़ेगा। और व्यक्तिगत हमारा किसी भी के प्रति आग्रह हो, वो नहीं चलेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी, कई बार हम पार्टी के इंटरनल चुनाव समिति में, उनके खुद के भी पसंद का कोई व्यक्ति होता है उनके क्षेत्र में, अगर उसके सबकी राय नहीं होती तो वो मना कर देते हैं कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा कुछ इसमें योगदान नहीं, आपको जो इच्छा हो करो, हमको तो सरकार बनानी है। तो ये स्थानीय स्तर पर जो समीकरण जब हावी हो जाते हैं, वो होते हैं उम्मीदवार के रूप में, व्यक्ति के रूप में। व्यक्तिमत्व यदि कमजोर होगा तो आपके करे हुए काम सब पानी में चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बड़ी बात कही है, अच्छी बात कही है कि उम्मीदवार का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उम्मीदवार का चयन करते समय भी सतर्कता बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। चलिए देवदत्त जी, मैं आपसे यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा कि क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को थोड़ा और मेहनत करने की आवश्यकता है जमीनी स्तर पर, जिस तरीके से परिणाम सामने आ रहे हैं? देवदत्त जी, देखिए, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत, थोड़ी बहुत मेहनत नहीं। विपक्ष में है तो उनको रात संघर्ष करना चाहिए, एक एक मुद्दे पर जनता की आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि कोई भी सरकार सभी को संतुष्ट नहीं कर सकती और संभव ही नहीं है कोई अलादीन का चिराग। इन्हीं लोगों के पास समस्याएं रहती हैं, लेकिन कांग्रेस का जो निचले स्तर का कार्यकर्ता है वो निष्क्रिय हो गया है। प्रदेश लेवल पर भी ऐसा कोई नेता नजर नहीं, जो बहुत दौड़ धूप करके एक तरह से संघर्ष, आंदोलन, सभाएं सब करे। तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत है। वो हम समझ सकते हैं कि जो जनता की बात करेगा उसी पर वोट पड़ेगा, वही देश में, प्रदेश में राज करेगा, चाहे स्थानीय निकाय हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। अब धन बल, बाहुबल, धर्म बल, जाति बल, इन सब के सहारे वोट कबाड़ने की लोग आशा छोड़ दें। ये कुछ दिन की बात और है, अब आगे बिल्कुल नहीं चलेगा। अब तो केवल जो दिखेगा, जो वही बिकेगा, ऐसा वाला मामला रहेगा। जो अच्छा करेगा वही चुना जाएगा। बहुत हो चुका ये सब खेल, अब इस देश में नहीं चलेगा, क्योंकि नई पीढ़ी बहुत जागरूक हो गई है, समझदार हो गई है। वो ना इन सब बहकावे में नहीं आएगी। और इसके लिए कोई भी दल हो, उसको निरंतर जनता के बीच काम करना पड़ेगा। कोई किसी का दिल जीतना क्या आसान है? आप और हम परिवार में एक नहीं जुट रख पाते, परिवार में असंतोष पनप जाता है। मुखिया मुख्य चाहिए कि तर्ज पर काम करना पड़ता है, तब जाके स्थान बनता है जनता के हृदय में, दिल में। तो ये बहुत ऊपर से किसी को कुछ भी कहो, लेकिन जो संघर्ष करता है वो समझता है, या जो लगातार जीत रहा है वो समझता है कि वो क्या कर रहा है, कितना घिस रहा है, कितना सहन कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने देवदत्त जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। चलिए, हमारे साथ चर्चा में एक और मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जितेंद्र मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, जो कि प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। रवि वर्मा, माफ़ कीजिएगा, रवि वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। रवि जी, मेरा आपसे यही सवाल रहेगा कि जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बीजेपी आगे चल रही है, क्या कहेंगे इन रुझानों पर? दिव्यांश जी, ये शुरुआती रुझान है जी। आप देखेंगे कि ये शुरुआती रुझान है। जैसे जैसे मतगणना के चरण आगे बढ़ेंगे, कांग्रेस पार्टी को निश्चित तौर पे जो जनता का जनादेश है वो प्राप्त होगा, क्योंकि हम 15 माह की जो उपलब्धि है और हमारी जो मनमोहन सरकार की उपलब्धियां हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार के जो गड़बड़ घोटाले 15 साल के, उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में गए। आज महंगाई से जिस तरीके से जनता करार रही है, जो महंगाई, जो तेल है खाने का, वो लोगों के घरों में आग लगा रहा है। तमाम जो मुद्दे हैं, युवाओं की बेरोजगारी के मुद्दे हैं, ऐसे वो मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार
15 सालों में जनता को वो सुविधाएं नहीं दे पाई। 8 साल की जो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो जनता को वो सुविधाएं नहीं दे पाई। उन तमाम मुद्दों को लेकर गए, एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक जनता के सेवक के रूप में हमने उनको अपने मैनिफेस्टो के बारे में, अपने विजन के बारे में बताया। और मुझे पूरी उम्मीद है निश्चित तौर पे, क्योंकि जनता ने जो जनादेश हमें पूर्व में नगर निगम चुनाव में, पंचायत में दिया है, तो मैं आश्वस्त हूँ, मैं भरोसे में पूर्ण रूप से हमें भरोसा है कि जनता जो है निश्चित तौर पर एक बहुत ही शानदार जनादेश देगी। चलिए ठीक है, आपको ये पूरा भरोसा है कि जनता आपको अच्छा जनादेश देगी, शानदार जनादेश देगी। जब फाइनल जो नंबर से हम उनका वेट कर लेते हैं, इंतजार कर लेते हैं। नगरीय निकाय में मतगणना चल रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सागर जिले से, जहां नगरीय निकाय चुनाव में जो मतगणना हुई है, कर्रापुर नगर परिषद का परिणाम आ गया है। 9 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस और 3 निर्दलीय और 1 बीएसपी ने सीट दर्ज की है। एक सीट बीएसपी के खाते में गई है। तो इस तरह का परिणाम सागर जिले से देखने को मिल रहा है, जहां नगरीय निकाय चुनाव में मतगणना लगातार जारी है। सागर चूंकि मंत्री गोपाल भार्गव का गढ़ माना जाता है, कर्रापुर नगर परिषद का जो परिणाम है वो कुछ इस तरीके से सामने आया है कि जिसमें 9 सीटों पर बीजेपी ने, 2 सीटों पर कांग्रेस ने और 3 सीटों पर निर्दलीय और 1 बीएसपी ने जीत दर्ज की है। तो नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरीके से परिणाम सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं मुकाबला काफी दिलचस्प देखने को मिल रहा है। चलिए एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। चर्चा में हमारे साथ गोविंद मालू जी जुड़े हुए हैं, चर्चा में हमारे साथ रवि वर्मा जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं देवदत्त दुबे जी। तो इस बार अब मैं सवाल लेना चाहूँगा गोविंद मालू जी से। गोविंद जी, सागर की ही बात कर लेते हैं। सागर की जो बात चली है, मंत्री गोपाल भार्गव का गढ़ है सागर। यहाँ पर यह देखने में आया है कि गढ़ाकोटा नगर पालिका में बीजेपी बहुत शानदार तरीके से जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही है। बात की जाए कर्रापुर नगर परिषद की, उसमें भी 9 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। क्या कहेंगे इस पर? काम और वहां पर जनप्रतिनिधि गोपाल भार्गव जी कद्दावर नेता है जी, और उनका जो सीधा संपर्क जनता से वो अद्भुत है। वो कांग्रेस जब लहर थी कांग्रेस की, उसमें चुनाव जीते हैं गोपाल भार्गव जी का। वहाँ पर जो जनता के साथ मरोकार जुड़ाव है वो पूरे देश भर में नहीं घूमते हैं, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं, उनसे सीधा संपर्क रखते हैं। वो अपने जितना शासकीय काम है उतने भोपाल में रहते हैं, बाकी अपने क्षेत्र में पूरा समय देते हैं। वर्षों से उनका ये, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष रहे हों, चाहे मंत्री रहे हों, उन्होंने एक अपना सूत्र है कि वो जनता से सीधा जुड़ाव, इसलिए वो लगातार जीतते भी रहे हैं। और उनके कहने से लोग मानते नहीं, क्योंकि उन्होंने जनता के व्यक्तिगत कामों में भी उनके दुख दर्द में हिस्सा बटाया है। उनके साथ परिवार भाव से उनका जुड़ाव है। यही कारण है कि वो जो कद्दावर नेता हैं बुंदेलखंड के गोपाल भार्गव जी, उन्होंने एक अलग वहां पर अपनी पहचान बना रखी और इसी का परिणाम है। और गोपाल भार्गव जी के साथ भूपेंद्र सिंह जी, उनका सागर में वर्चस्व, उस पूरे क्षेत्र में उनका जो सहज सौम्य स्वभाव है, सरल स्वभाव है, उसके लिए वो जाने जाते हैं। गंभीर हैं, कम बोलते हैं, ज्यादा सुनते हैं, यही उनकी विशेषता है। और काम करने में ईमानदारी से वो अपना काम को अंजाम देते हैं। कभी वो किसी तरह की अपने काम में मुताही नहीं बरतते और जो काम, जो बात होती है वो साफ स्पष्ट रूप से मुंह पर कहकर और किसी को उस भ्रम में नहीं रखते हैं। तो ये भ्रम में नहीं रखने वाला नेता ही पूछा जाता है। यदि वो साफ भी कह देगा, कटु भी बोल देगा तो उसको पसंद करेंगे, लेकिन यदि जो भ्रम करते हैं कि हाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, तो उससे वितृष्णा पैदा होगी। तो ये सब जो, और अभी गोविंद राजपूत जी भी जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से, उसके बाद वो भी बहुत ही अच्छे लोकप्रिय नेता हैं। तो इन सब का समन्वय और एक समुच्चय जो बना है और वो अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। सरकार के भी काम लोगों तक पहुंचे हैं, उम्मीदवार भी अच्छे चुने गए हैं, इसके कारण वहां पर जीत मिली। चलिए ठीक है गोविंद जी। रवि जी से मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। रवि जी, क्या कहेंगे, सागर में क्या उम्मीदवारों को चुनते वक्त गलती हुई है या थोड़ा और मंथन की जरूरत है कांग्रेस को? दिव्यांशु जी, जिस तरीके से सागर में कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को, या कह लें कि जो विपक्ष के जो जनप्रतिनिधि हैं, जिस तरीके से उन्हें नामांकन नहीं भरने दिया गया, उनके संग जास्ती की गई, लोकतंत्र का लगातार छीनहरण किया गया, उन्हें डराया गया, धमकाया गया,
जो एक अच्छे प्रतिभाशाली लोग थे वो कहीं ना कहीं चुनाव में भागीदार नहीं बन पाए। इस तरह की लगातार खबरें आई व्हाट्सएप के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से। सरकार ने जिस तरीके से एक दमन किया है जनप्रतिनिधियों का या वहाँ की जनता का, जनादेश का जो अपमान किया है, कहीं ना कहीं ये इस बात को इंगित करता है। वो खबरें प्रकाशित जो हुई हैं वो बताती है कि सरकार केवल जो है अपने धन बल के आधार पर जो है चुनाव कराना चाहती है, लेकिन जो परिणाम आए हैं वो परिणाम हमें स्वीकार हैं और उस पर पार्टी चिंतन मंथन करेगी कि कांग्रेस समर्थित जो उम्मीदवार है आखिर वो कहीं किसी मार्जिन से पिछड़ रहे हैं या कम अंतर से जीत रहे हैं, तो उन पर चिंतन किया जाएगा। चलिए, चिंतन किया जाएगा, चिंतन की आवश्यकता भी है। देवदत्त जी से मैं प्रतिक्रिया लेता हूं। देवदत्त जी, आपने रवि जी की भी बात सुनी, आपने गोविंद जी की भी बात सुनी, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, ये जो बार बार जो हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं कि परिणाम बहुत छोटे नगर परिषद नगर पालिकाओं के वार्डों के हैं, लेकिन इनके संदेश बहुत बड़े हैं और लोगों को जो राजनीति में काम कर रहे हैं उनको इनसे सबक लेना चाहिए कि आप जैसा कहते हैं कि हम जन सेवा के लिए राजनीति में आए हैं जी, वही करना चाहिए। जन सेवा के माध्यम से ही लोगों के दिल जीतना चाहिए और उस वोट की सार्थकता करना चाहिए। जो वोट आप मतदान यानी मत का जो दान होता है, दान का बड़ा महत्व है भारतीय परंपरा में। तो उस दान का महत्व प्रतिपादित भी होगा जब आप लोगों के सुख दुख में साथ देंगे, लोगों से सीधे मिलेंगे, उनके समस्याएं क्या है उनको हल करने का प्रयास करेंगे। और जब ऐसा करेंगे तो हर परिस्थिति में फिर आपको चुनाव के समय छल कपट पाखंड आडंबर धन बल बाहुबल उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना मैनेजमेंट और दुनिया भर के जो तरीके आज अपनाए जाते हैं उन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई जातियों को गोल बंद कर रहा, कोई धर्म को कर रहा, कोई स्थानीयता का मुद्दा उठा, कहीं कुछ भी मुद्दे उठाते हैं कैसे भी हमें वोट मिल जाए। जबकि वोट तो आप अपना सहज काम करते रहिए तो वोट तो आपको मिलेगी। मुझे लगता है कि जो लोग राजनीति में काम कर रहे हैं, मालूम जी बहुत सीनियर भाजपा नेता है, जैसा बता रहे थे वो भार्गव जी के, उनको रिसर्च करने का विषय है गढ़ा रहली विधान कि जहाँ वो घर बैठकर या तो चौधरी चरण सिंह घर बैठकर चुनाव जीतते थे। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में गोपाल भार्गव प्रचार पर नहीं निकलते, वो घर से ही कहते हैं कि जब 5 साल सक्रिय रहते हैं तो जनता हमारा चुनाव लड़ेगी। उनके बेटे अभिषेक भार्गव जरूर चुनाव प्रचार करते, अभी नगर पालिका में भी रहती है गढ़ाकोटा दोनों में और पंचायत के चुनाव वो कमान संभाले रहे और उन्होंने एक अच्छा अपना बिना किसी पद पे रह के अभिषेक भार्गव ने दिन रात लोगों की सेवा करके एक अपना युवाओं में स्थान बनाया है। तो राजनीति का एक बहुत अच्छा तरीका है, जब आप विपरीत भी माहौल रहेगा तब भी आप खड़े रहेंगे। आप जैसे बाढ़ आती है तो बड़े बड़े दरख्त पेड़ उखड़ के बह जाते हैं, लेकिन जो झाऊ झाड़ होता है, कांस जिसको कहते हैं, वो झुक जाता है। जैसी बाढ़ खत्म होती है वो फिर खड़ा हो जाता है। तो लोग आपको उखाड़ने के लिए उकसाते हैं, अनर्गल बातें करेंगे, लेकिन आप तो अपने कर्म पर भरोसा करिए और विश्वास रखिए कि जनता आपके साथ होगी। मैं समझता हूँ कि रिसर्च करें लोग और जिनको राजनीति में काम करना है एक बार वो गोपाल भार्गव से मिले, उनके क्षेत्र के काम के तौर तक को देखें। मुझे लगता है इस प्रयोग से राजनीति में स्वच्छता बढ़ेगी, दिशा बदलेगी, कुछ अच्छा होगा। विकास भी क्या होता है ये भी देख लो, लोगों के साथ 2-2 बजे रात तक जग कर मिलना ये भी देख लो। तो अभी जैसे भाजपा ने देश में 18 साल हो गए लगभग सरकार बनाते हुए, तो आप देखेंगे कि उन्होंने बहुत सामाजिक सरोकारों की योजनाएं शुरू की, कन्यादान, तीर्थ दर्शन योजना, इतनी योजनाएं शुरू की कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं से जुड़ गया। और यदि सुशासन पर थोड़ा भ्रष्टाचार पर लगाम लगा लेते तो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ जाती, लेकिन जो कार्यकर्ताओं के लिए उतना पर्याप्त महत्व नहीं मिला वो ठीक होता और ये भ्रष्टाचार नहीं होता, थोड़ा अधिकारी अफसरशाही हावी नहीं होते, बहुत मुश्किलें होती। क्योंकि लोग अब काम चाहते हैं, अब बातों का जमाना गया कि आप कुछ भी कहो और वोट ले लो। कई लोग तो इस पे प्लानिंग करते हैं कि ऐसा कहेंगे तो जनता ये समझेगी। ये भूल गए कि जनता बहुत समझदार है। आप जो बोलते हो उसका निहितार्थ एक गांव में बैठा आदमी भी लगा देता है कि आप ये बात किस लिए बोल रहे हो। सबके हाथ में मोबाइल है, मजदूर भी खेत में काम करके मोबाइल देख रहा है। तो अब जागरूकता इतनी बढ़ गई है कि केवल आपको सही रहने में ही सही परिणाम मिलेंगे। आप 1-2 बार कुछ कर सकते हो ऐसा कि
छल कपट झूठ धन बल बाहुबल से परिणाम ला सकते हो, लेकिन स्थायित्व नहीं है इसमें। स्थायित्व स्थायित्व वही है नहीं कि है। जब ठीक। आत्मीय ठीक। संबंध बनाओ, मृदुलता के संबंध बनाओ और लोगों को ऐसा लगे कि ये जनप्रतिनिधि है, चाहे वो सरपंच हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, ये हमारा प्रतिनिधि है एक तरह से, ये हमारा मुखिया है परिवार के जैसा, तब बिल्कुल। आपको वो स्थान मिलेगा। तो ठीक। मैं ठीक। समझता हूँ कि ये परिणाम बड़े संदेश देने वाले हैं, जिनको समझना होगा वो समझेंगे और 2023 के लिए अपनी राह आसान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल देवदत्त जी, वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे शूल न हो, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। कांग्रेस के लिए भी धारा प्रतिकूल है, लेकिन कांग्रेस को भी पूरा भरोसा है कि 2023 की जो डगर है कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। रवि जी, मैं आपसे एक सवाल ये कर लेता हूं कि जिस तरीके से अभी हमने देवदत्त जी को सुना, और ये तो तय हो गया है कि आदिवासी फैक्टर एक बहुत बड़ा रोल रहा इस चुनाव में, आदिवासी फैक्टर हमने देखा, तो आदिवासी का जो आशीर्वाद है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। तो आप आदिवासियों का भरोसा कैसे जीतेंगे? अब 1 साल का समय बचा है। जी दिव्यांश जी, आदिवासी वर्ग जो है जी। सदैव से, आप पिछला चुनाव देखेंगे 2018 का, कि एक बड़े मैंडेट के साथ आदिवासी वर्ग ने हमारा साथ दिया। माननीय कमलनाथ जी ने भी उनके लिए बहुआयामी जो योजनाएं थी हम लेकर आए, लेकिन सरकार गिरने के कारण तमाम ऐसे कार्य थे जो हम नहीं कर पाए, उसको सहृदय स्वीकार करता हूं। लेकिन आप देखेंगे कि शिवराज जी की सरकार बनते से ही, अभी हालिया रिपोर्ट आई है एनसीआरबी की रिपोर्ट ये दर्शाती है कि आज मध्य प्रदेश में आदिवासी भाइयों के साथ कहीं ज्यादती हो रही है, उनके हक अधिकारों को कुचला जा रहा है। तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुचला जा रहा है। पोषण आहार की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा जो सुदूर अंचलों में हमारे आदिवासी भाई बहन रहते हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके पोषण के आहार को भी इस भारतीय जनता पार्टी ने छीनने का काम किया। तो ये हमारे आरोप तो बाद में है, इनकी सरकार की रिपोर्ट ही इस बात को उजागर करती है कि लगातार आदिवासी वर्ग के साथ जो कुठाराघात ये सरकार कर रही। तो आदिवासी वर्ग से अगर ये उम्मीद करते हैं तो ये बेईमानी होगी। आदिवासी वर्ग का जो युवा है, जो लोग हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, वे लगातार देख रही हैं कि किस तरीके से उनके साथ जास्ती सरकार ने की है। तो परिणाम मैं उम्मीद करता हूं कि इस सरकार ने जिस तरीके से उनके साथ अन्याय किया है, तो आज ये वोट की जो चोट है भारतीय जनता पार्टी पर बहुत भारी पड़ने वाली है। रवि जी, लेकिन जिस तरीके से जो रुझान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के फेवर में उतने अच्छे नहीं हैं। दिव्यांश जी देखिए, शुरुआती गणना है, अभी बैतूल, बालाघाट, मंडला और आप छिंदवाड़ा देखेंगे कि जैसे जैसे मतदान का समय और जो गणना का समय है आगे बढ़ेगा, ये कांग्रेस के पक्ष में निश्चित तौर से आएंगे। जी, चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं गोविंद जी से। गोविंद जी, क्या कहेंगे रवि जी की बात पर? चाहिए और अंतिम सांस तक आशा रखना चाहिए। किसी भी दल के राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए बहुत ही अपरिहार्य है, जरूरी है और कमिटमेंट भी होना चाहिए। लेकिन रुझान और जो चावल का दाना है, इस चावल में पूरे पके के नहीं, वो पता लग जाता है। और अब परिणाम में कोई इतना लंबा चौड़ा विधानसभा लोकसभा के नहीं है कि जो आने में साथ हो जाएगी। ये रुझान ही स्थायी है और परिणाम भी आएंगे। ये भी आपको देखेंगे कि आप किस तरीके से कांग्रेस की गुजरती हुई। मैं समझता हूँ कि ये लोग आज भी 15 महीने की उपलब्धियों की बात कर रहे हैं। उपलब्धियां होती जी, तो लोकसभा चुनाव नहीं हारते, अभी विधानसभा के जो चुनाव है वो नहीं हारते। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हाँ हम पूरे नहीं कर पाए वादे। अरे जो आपको वादे पूरे करना थे, आप बात करना चाहिए खेत की, करते हैं कल्याण की। आपको बेरोजगारी भत्ता देने का सबसे बड़ा मुद्दा था इनका, कर्ज माफी, ये 2 बड़े मुद्दे थे। वो डीजल पेट्रोल में 5 रुपए कम करने का। एक हस्ताक्षर इन्होंने किए कि कर्ज माफी हो गई कागज पर और उनके खाते में पैसे जमा नहीं हुए, वो भटकते रहे, किसान इधर उधर डिफाल्टर हो गए, उनको आगे लोन नहीं मिला। ये लगातार भुगत रहे हैं 3 साल से। और उसके बरक्स बेरोजगारी भत्ते के लिए इन्होंने छात्रावासों में, आदिवासी क्षेत्रों में भोले भाले ग्रामीण युवाओं को बरगलाया कि हमारी सरकार आएगी तो 4,000 रुपये महीना आपके खाते में सीधा जमा हो जाएगा। पर्चे बांटे थे। मुझे याद है कि झाबुआ, अलीराजपुर, जो इंदौर संभाग के बड़वानी, इनके जो छात्रावास हैं, जो इंदौर में लोग रहते हैं, जो भोपाल में रहते हैं, उनको पर्चे बांटे और ये इन्होंने कहा कि नहीं हम आएंगे देंगे। वो युवा बहुत दिग्भ्रमित हुआ है, ये भ्रम में रखा है। वो 4,000 रुपये महीना दे, एक हस्ताक्षर, एक आदेश निकालना था। उसके लिए कोई जमीन खोद के कोई टनल तो बनानी नहीं थी कि कहीं सुरंग बनानी हो और थोड़ा
विकास करना हो, एक आदेश में हो जाता है। ऐसे कई काम जनता समझती है कि ये हमें मूर्ख बनाने के लिए, हम हमारे साथ धोखा और छल फरेब जो कांग्रेस का शुरू से रहा है फलसफा, उसको फिर से उनकी पुनरावृत्ति हुई। इसी कारण कांग्रेस की जो दुर्गति थी, फिर आए बहेली, फिर आ गए हमें लूटने। चलिए तो ठीक है। ये जो आए ना लौट के, तो इनको फिर से लोगों ने माफ किया, चलो ठीक है, पहले कुछ भी गलतियां की, आपने गरीबी हटाओ बोला, हम सुनहरे कल की ओर बढ़ाएं, कोई बात नहीं, फिर से आओ, फिर से राज करो, फिर आपने वही किया। तो जनता जो छली गई बार बार इनके द्वारा, इसीलिए इनकी हालत ऐसी हो रही है कि इनको जनता अब पसंद नहीं करती है। चलिए ठीक है गोविंद जी, कहीं ना कहीं जनता भी सब कुछ समझ रही है, जनता समझदार हो गई है, देख रही है, समझ रही है। बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, हमारे साथ चर्चा में बनी रही है। एक बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के डिंडौरी से, जहां नगरीय निकाय चुनाव में मतगणना जारी है और डिंडौरी नगर परिषद के परिणाम आ गए हैं। 15 वार्डों में 6 पार्षद कांग्रेस के हैं और 6 पार्षद बीजेपी के जीते हैं, तो वहीं 3 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। तो यहाँ पर जो मुकाबला देखने को मिल रहा है वो बराबरी का मिला है। डिंडौरी की अगर बात की जाए तो डिंडौरी नगरीय निकाय में जो मतगणना सामने आई है, इसके परिणाम सामने आए हैं नगर परिषद के। इसमें 15 वार्डों में से 6 पार्षद कांग्रेस की जीत करके आ गए हैं और 6 पार्षद बीजेपी की जीत करके आए हैं, तो वहीं 3 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डिंडौरी के जो परिणाम आए हैं, 6 पर बीजेपी, 6 पर कांग्रेस और 3 निर्दलीय। तो देवदत्त जी से मैं प्रतिक्रिया लेता हूं। देवदत्त जी, जिस तरीके से इस चुनाव में हमने देखा कि आदिवासी फैक्टर काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ है, अभी डिंडौरी के जो परिणाम आए हैं उसमें आपने देख ही रहे हैं कि 6 पर बीजेपी है, 6 पर कांग्रेस और 3 निर्दलीय। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, प्रदेश में जो दोनों दलों का फोकस है वो आदिवासी मतदाताओं के ऊपर है, क्योंकि ये 22% है और 2003 से अब तक के जितने विधानसभा के आम चुनाव हैं वो भी ये दर्शाते कि जिधर आदिवासी रहा उधर की सरकार बनी। जैसे 2018 में आदिवासी वर्ग जो 47 सीटें आरक्षित, उसके अधिकांश कांग्रेस ने जीती, तो कांग्रेस की सरकार बन गई जी। और ये जो परिणाम आ रहे हैं पंचायती राज के लिए कुछ ऐसा हुआ था और अभी भी आदिवासी वर्ग में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आप देखिए कि वन मंत्री विजय साय है, उनका हरसूद जो है नगर पालिका, वहाँ कांग्रेस जीत गई है और बीजेपी वहाँ बाहर हो रही नगर पालिका बनाने से। वहाँ एक और हुआ कि हिंदू महासभा ने सभी 15 वार्डों में अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए थे। फिर भाजपा की और हिंदुत्व की क्या वहाँ भूमिका रही, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन ये उम्मीदें कांग्रेस के लिए जो 23 के लिए हैं वो यही है कि आदिवासी वर्ग में उनका प्रभाव अभी भी बना हुआ है, जबकि भाजपा लगातार प्रयास इसी बात के कर रही कि आदिवासी वर्ग को अपनी तरफ करे। आपने देखा होगा कि पिछले साल नवंबर में जो जनजाति गौरव दिवस मनाया गया, प्रधानमंत्री आए, अमित शाह जी जबलपुर गए, शंकर साय, और उसके कार्यक्रम में आदिवासी कार्यक्रम में यहाँ भी सम्मेलन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया आदिवासी वर्ग से, उसका भी इस क्षेत्र में बहुत प्रचार प्रसार हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बहुत सारी घोषणाएं इस वर्ग के हित में कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक जैसी एक तरफा जीत बुंदेलखंड में भाजपा को मिली है, ऐसी आदिवासी क्षेत्रों में नहीं मिल रही है। तो चुनौती दोनों दल के लिए है और 23 के लिए दोनों दलों को ये संकेत है इन चुनाव के कि अभी आदिवासी वर्ग के बीच काम करने की और जरूरत है, क्योंकि सत्ता की राह वहीं से निकलेगी, ये पिछले परिणाम बताते हैं। और 22% वोट कोई कम नहीं होता। 43 सीटें आरक्षित है और 84 सीटों पर यह वर्ग वोट प्रभाव रखता है। तो मुझे लगता है कि जी बिल्कुल सही कहा आपने देवदत्त जी। चलिए मैं रवि जी से एक सवाल कर लेता हूं। रवि जी, अभी आपने देवदत्त जी की एक बात सुनी, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि सत्ता की जो राह है वो आदिवासी वर्ग से ही होकर के निकलती है। तो आदिवासियों का भरोसा कैसे जीतेंगे? और चलिए मालवा निमाड़ तो ठीक है, वहाँ पर आपकी स्थिति ठीक ठाक दिख रही है, लेकिन जो विंध्य क्षेत्र है, विंध्य क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि विंध्य क्षेत्र और जो महाकौशल है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक पहाड़ चढ़ने के जैसा हो गया है। कांग्रेस को और मेहनत करने की ज़रूरत है, जनता के बीच में और पैठ बनाने की ज़रूरत है। कैसे बनाएंगे आप? दिव्यांश जी, शिवराज जी के और गोविंद मालू जी के हर झूठ का जवाब आज आप देख रहे हैं, परिणाम आ रहे हैं, आदिवासी वर्ग दे रहा है। और
समाज के जो लोग हैं, अन्य समाज के लोग हैं, इस चुनाव में दे रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं। जिस तरीके से गोविंद मालू जी अभी झूठ और षड्यंत्र वाली बातें कर रहे थे कि आदिवासी जो हमारे युवा साथी थे उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया। अरे हम 5 साल सत्ता में रहते ना तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता भी देते। और किसानों की जो कर्ज माफी की आपने बात कही है ना, या तो आप अनभिज्ञ हैं गोविंद मालू जी, या IND के माध्यम से आज भी आप जो है जनता को बरगला रहे हैं या झूठ बोलकर। क्योंकि आपके कृषि मंत्री लोकतंत्र के पवित्र मंदिर जो विधानसभा में स्वीकार करते हैं कि किसानों की कर्ज माफी हुई है, लेकिन कैमरे पर आप और आपके मंत्री लगातार झूठ बोलते हैं और जनता के बीच जाकर षड्यंत्र करते हैं। आज किसान कर्ज माफी को आप विधानसभा में स्वीकार करते हैं और जनता के बीच जब जाते हैं क्षेत्रों में तो नकारते हैं। तो ये आपका दोहरा चरित्र है, जिसका मुंह तोड़ जवाब आज जो है ये जनता जनार्दन दे रही है। हमारा आदिवासी वर्ग का जो युवा है, जो किसान है, वो दे रहा है आपको। आप डिंडोरी में आप 6 पर जो है आप आउट हो चुके हैं, आपको जवाब मिल चुका है। गोविंद मालू जी, आपके हर षड्यंत्र का जवाब जनता दे रही है। आप दिव्यांश जी आपकी बात पर चर्चा करते हैं। 2 लाख रुपए का काम माफ हुआ मालू जी, सर्टिफिकेट देने से माफ थोड़ी मालू जी, मेरी बात अरे मालू जी, कमल पटेल जी के साथ बैठकर चर्चा करिए। लोग आपने विधानसभा में स्वीकार किया है कि 27 लाख किसानों की कर्ज माफी हुई है, लेकिन आपका जो भ्रम है, आपका जो षड्यंत्र है, आज भी जायज है। हो सकता है कि आपकी प्रक्रिया निगम का कोई चेयरमैन का पद बाकी हो, इसलिए आज भी आप जो सच को स्वीकार कर रहे हैं। गोविंद मालू जी के हर झूठ का जवाब जनता दे रही है, लेकिन ठीक है, ये अगर गलतफहमी में है तो बने रहे, बिल्कुल गलतफहमी में बने रहे। ठीक है, आपके झूठ को जनता ने देखा है कि आप जो विधानसभा में कर्ज माफी स्वीकार करते हैं और कैमरे पर झूठ बोलते हैं। कर्ज माफी नहीं की, हम भी कह रहे हैं, कोई स्वीकार नहीं किया। अरे आपके कमल पटेल जी स्वीकार करते हैं, या तो आप कमल पटेल से बड़े हैं या जनता से बड़े हैं। आप जो जनता को भी झूठ के पैमाने पर रखते हैं, नहीं आ रहे थे, उनको गिन लिया आपने। और ठीक है रवि जी, गोविंद जी, के कुछ लोन माफ किए, बाकी 2 लाख रुपए कर्जा का माफ हुआ। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, बिल्कुल ठीक है। एक किसान का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ हुआ। ठीक है, ठीक है, बौखलाहट दर्शा रही है गोविंद मालू जी। चलिए ठीक है गोविंद जी, मंत्री के निर्णय को भी नहीं मानते हैं। आपकी बौखलाहट, आपकी झुंझुनाहट आपके चेहरे पर। गोविंद जी, रवि जी शांत हो जाइए, रवि जी शांत हो जाइए, रवि जी शांत हो जाइए, गोविंद जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। एक बड़ी खबर आ रही है बुरहानपुर से, पहले हम उसको ले लेते हैं। बुरहानपुर से बड़ी खबर यह है कि 24 वार्डों में से 12 पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। 10 वार्डों पर भाजपा ने जीत हासिल की है। एक वार्ड में एक निर्दलीय ने बाजी जो है वो मार ली है। एक वार्ड में बीजेपी और निर्दलीय के बीच टाई भी हुआ है और लॉटरी से नाम निकाले गए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी सरला काटकर विजयी घोषित हुए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से, जहां 24 वार्डों में से 12 पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। 10 वार्डों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। 24 में से 12 पर कांग्रेस जीती है, 10 पर बीजेपी जीती है। और टाई भी यहां पर देखने को मिला। ये काफी दिलचस्प है कि एक वार्ड में निर्दलीय ने बाजी मारी है, लेकिन एक वार्ड ऐसा भी है जहां पर टाई देखने को मिला है। एक वार्ड में और बीजेपी और निर्दलीय के बीच में टाई हुआ, जहां लॉटरी सिस्टम के माध्यम से फैसला किया गया और लॉटरी सिस्टम से नाम निकाले गए हैं। ये काफी दिलचस्प देखने को मिला है मुकाबला बुरहानपुर में। जिस तरीके से परिणाम सामने आया है, एक निर्दलीय प्रत्याशी सरला काटकर लॉटरी सिस्टम के माध्यम से इन्हें विजयी घोषित किया गया है। तो ये जिस तरीके से देखने में आया है बुरहानपुर से 24 वार्डों के जो परिणाम हैं वो सामने आए हैं। तो ये काफी दिलचस्प देखने वाली बात है कि लॉटरी सिस्टम से परिणाम घोषित हुआ है। एक वार्ड में बीजेपी और निर्दलीय के बीच टाई देखने को मिला। जिस तरीके से परिणाम घोषित हुए हैं, 6 पर बीजेपी, 2 पे कांग्रेसी, 7 में निर्दलीय का कब्जा देखने को मिला है। तो वापस से एक बार चर्चा करते हैं, वापस से एक बार चर्चा में आते हैं। जिस तरीके से गर्मा गर्म बहस देखने को यहाँ पर मिल रही थी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में किसान कर्ज माफी को लेकर के, हर बार जब भी ये मुद्दा आता है तो आरोप प्रत्यारोपों का दौर जो है वो शुरू हो जाता है। चलिए मैं एक देवदत्त दुबे जी से एक सवाल कर लेता हूं यहाँ पर। देवदत्त जी, मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि आदिवासी फैक्टर की तो हमने बात कर ली कि आदिवासी फैक्टर इस चुनाव में कहीं ना कहीं हावी रहा। मेरा आपसे सवाल यहाँ पर यह भी रहेगा कि अगर बात की जाए सागर की या उन जगहों की जहाँ पर बीजेपी की जो बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, उनका खासा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला है,
मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि उन क्षेत्रों में, उन जगहों पर कांग्रेस अब अपनी पैठ कैसे बनाएगी और क्या कुछ रणनीति रहेगी कांग्रेस की 2023 के लिए? देवदत्त जी। देखिए, कमलनाथ जी की जिस तरह की कार्यशैली हम लोग 2000 पहले से देख रहे हैं कि वो सर्वे के आधार पर और स्थानीय समीकरणों के आधार पर उनका पूरा फोकस टिकट वितरण पर रहता है। जैसे कोई बड़ा आंदोलन इस दौरान उन्होंने नहीं किया, कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं किया, ना वो ज्यादा दौरे करते हैं। वो एक अपनी रणनीति के तहत काम करते हैं। उनकी रणनीति 2018 में भी सफल इसलिए कही जाएगी कि 15 वर्षों की सरकार भाजपा की बाहर कर दी, वो सरकार में आ गए। और अभी नगरीय निकाय के चुनाव में उन्होंने जो महापौर के प्रत्याशी दिए उसमें भी वो 5 जीते और भाजपा 7 हार गई। और इसी रणनीति में वो फिर कर रहा है। उन्होंने जैसे अपने बड़े बड़े नेताओं को, सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी, सबको प्रदेश की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया और कहा कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र देखिए, वहाँ काम करिए, क्योंकि सर्वे में हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो वो तो केवल सर्वे के आधार पर और स्थानीय बेहतर प्रत्याशी ढूंढकर फिर जीत की संभावनाएं तलाशते हैं। लेकिन इस एक फार्मूले पर सरकार बनाना की गारंटी नहीं है। उसके लिए तो आपको बूथ भी मजबूत चाहिए, लोगों के समस्याओं के लिए संघर्ष भी चाहिए। भाजपा को किन मुद्दों पे आप घेर सकते हैं वो भी दिखाइए। बिल्कुल, बहुत रणनीति की जरूरत है, बहुत ज्यादा रणनीति की जरूरत है और बहुत ज्यादा जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोविंद जी, रवि जी, देवदत्त जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जिस विषय पर हमने चर्चा की है, जिस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव के जो परिणाम हैं, अभी फाइनल रिजल्ट्स आने बाकी हैं, लेकिन जो शुरुआती रुझान है वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है। कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए काफी अच्छा है। तो वहीं कांग्रेस को जमीनी स्तर पर और ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो IND24 की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बनी रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।